Assalamualaikum. My name is Zainab, and today my topic of discussion is Botox. What is Botox? We have commonly used uh, for the aesthetic purposes. Aesthetic purposes में कैसे यूज करते हैं? For wrinkles removal. मतलब ये एक फेमिनर्स बन गया है to keep yourself young. एज अ यंग लेडी और यंग पर्सन बोटॉक्स का मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। अब इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, कुछ इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और कौन इसको कर सकता है प्रोसीजर को, और इसका प्रोसीजर कैसे होता है और किन किन में कॉन्ट्रा इंडिकेट है, क्या क्या इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, ये आज सब इस लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बोटॉक्स होता क्या है। बोटॉक्स एक केमिकल है या हम एक ड्रग कह सकते हैं, जो कि हम लोग न्यूरोटॉक्सिन भी कह सकते हैं। न्यूरोटॉक्सिन है बिकॉज इट एक्ट्स ऑन दी एसिटाइल कोलिन और न्यूरॉन्स पे एक्ट करता है। ठीक है, अब ये एक्ट करता है और ये मोस्ट कॉमनली मतलब ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया गया है? ये एक्सट्रैक्ट किया गया है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम। बोटुलिनियम ये एक बैक्टीरिया का नाम है जहाँ से ये एक्सट्रैक्ट किया गया है। उसके बाद इसका जो ब्रांड नेम है वो बोटुलिनियम टॉक्सिन है। ठीक है, अब इसकी स्मॉल डोजेज होती हैं जो कि प्योरीफाइड फॉर्म में स्मॉल डोजेज फॉर कॉस्मेटिक पर्पसेस और फॉर द सेक ऑफ दी थेरेप्यूटिक पर्पसेस इसको यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर डिस्कवर्ड हुआ था 1820 में। 1820 से जो है वो एस्थेटिक ये थेरेप्यूटिक पर्पसेस में यूज होता रहा है। उसके बाद जो है बाय द पैसेज ऑफ टाइम इसके यूजेस में और एडवांसमेंट आती रही और इसको फॉर द मल्टीपल पर्पसेस, फॉर द रिंकल्स रिमूवल और इसके अलावा थेरेप्यूटिक में भी बहुत बहुत सारे जो है वो आते हैं प्रोसीजर्स जिसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका प्राइमरीली फंक्शन क्या होता है? इसने क्या करना होता है कि एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक करना होता है। जब एसिटाइल कोलिन एक है जो एक हार्मोन है या एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे केमिकल रिलीज होता है जो कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प आउट करता है। जब एसिटाइल कोलिन को बंद कर दिया है तो इसका मतलब है कि जब उसको ब्लॉक कर दिया है तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, तो मसल्स में क्या हो जाएगी? टेम्परेरीली पैरालिसिस हो जाएगा मसल्स का। ये इसका प्राइमरीली फंक्शन होता है। नेक्स्ट हमारे पास इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑलरेडी आई सेड। अब कुछ एक्सोटॉक्सिन्स हैं जिनको हम लोग स्नेयर प्रोटीन्स कहते हैं, जो कि मतलब चीजों को अंदर लेने में और बाहर जाने में हेल्प आउट करते हैं। तो क्या होगा? सबसे पहले एसिटाइल कोलिन जो है वो क्या करती है? स्नेयर प्रोटीन्स को क्लीव करती है, उसमें से क्या नाम है निकलती है और उसके बाद हमारे पास इन सब की मतलब ये एक एक्शन होता है कि एसिटाइल कोलिन जो है वो रिलीज होती है और उसके बाद हमारे पास क्या होता है? मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है। अब एक क्या किया है कि स्नेयर प्रोटीन्स को इतना क्लीव कर दिया कि एसिटाइल कोलिन उसमें से बाहर नहीं आएगी। स्नेयर प्रोटीन्स एक एक्सोटॉक्सिन है या एक्सो कह सकते हैं कि जिसमें से हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक स्मॉल प्रोटीन्स हैं जिनकी वजह से एक्सोसाइटोसिस होती है, मतलब कि सेल्स में से चीजें बाहर आती हैं। अब एसिटाइलकोलिन को स्नेयर प्रोटीन्स ने रोक लिया। क्या होगा कि जो सिग्नल था उसको प्रिवेंट कर दिया मसल्स तक पहुंचाने में और उसकी वजह से रिवर्सिबल पैरालिसिस हो जाएगा। अब इसका एक्शन जो है वो हमारे पास स्टिल 3 to 6 मंथ तक रहता है। ठीक है, और नर्व एंडिंग जो है वो रिजनरेट नहीं कर पाती, मतलब सिग्नल्स पहुंच नहीं पाते और मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, अब इसकी डोजेज और इंजेक्शन जो है वो बहुत उसके लिए एफिकेसी चाहिए और उसकी कुछ सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं जो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके मेडिकल इंडिकेशंस क्या है? कुछ मैंने कहा था आप लोगों को थेराप्यूटिक पर्पसेस के लिए और कुछ हमारे पास कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के लिए यूज किया जाता है। अब इसके मेडिकल इंडिकेशंस देखा जाए तो हमारे पास क्रॉनिक माइग्रेन है, मतलब फ्रिक्वेंटली जो है वो क्रॉनिक माइग्रेन है किसी को, मतलब क्रॉनिक का मतलब यही होता है ना कि फ्रिक्वेंटली है, तो इन दैट केसेस हम लोग इसको यूज करते हैं। सर्वाइकल डिस्टोनिया में यूज करते हैं कि मतलब मसल्स जो है नेक के मसल्स है उनको रिलीफ देने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, स्पैस्टिसिटी को मतलब स्पैस्म को क्लियर करने के लिए, और सेरेब्रल पाल्सी और स्ट्रोक में जो है मसल्स की स्टिफनेस को ट्रीट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। हाइपरहाइड्रोसिस में भी यूज किया जाता है कि एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है किसी को तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए। अब ओवर एक्टिंग ब्लैडर को भी कंट्रोल करता है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ जो है स्केलेटल मसल्स को नहीं बल्कि स्मूथ मसल्स को भी कर सकता है कंट्रोल, उनकी भी टेम्परेरली जो है वो पैरालिसिस कर देता है। हमारे पास एस्थेटिक पर्पसेस के लिए देखा जाए जिसका आजकल मोस्ट कॉमन नेम है और आप लोगों ने भी इन दैट डोमेन आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, बोटॉक्स का।
तो एक तो ये रिंकल्स को रिमूव करने के लिए, मतलब ये लेडीज के लिए और जो है मोस्ट कॉमनली जो है क्या नाम है फेमस है, उनके दरमियान बहुत इस चीज को चर्चा गिरी है कि बोटॉक्स यूज करो, उससे रिंकल्स नहीं होंगे यंग दिखने के लिए जिनको क्रेज होता है। उसके अलावा जो है फेशियल मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, उसके अलावा जो है मोस्ट कॉमनली अब तो वर्ल्ड वाइड में इसकी जो है बहुत इंपॉर्टेंस हो गई है, मोस्ट कॉमनली फॉर द सेक ऑफ कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स को यूज किया जाता है। मैं तो ये समझ रही हूँ कि आप लोगों को आज ही पता लग रहा होगा कि इसके कुछ थेरेप्यूटिक पर्पसेस भी हैं, है ना। बोटॉक्स के कुछ थेरेप्यूटिक पर्पसेस हैं, वो आपको आज पता लगा होगा, लेकिन इसके कुछ एस्थेटिक की वजह से जो है उनको सप्रेस किया हुआ था, लेकिन इसके कुछ थेरेप्यूटिक पर्पसेस भी हैं जो कि लेस लाइकली यूज भी होते हैं। अब इसका जो विजिबल रिजल्ट है वो 3 to 7 डेज में स्टार्ट होता है और 2 वीक्स तक ऑन दी टॉप होता है, मतलब पीक में होता है। ये बिफोर है और ये आफ्टर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनके फेस पे बहुत रिंकल्स हैं या फिर फेस जो है एक ओल्ड लुक दे रहा है, लेकिन बोटॉक्स के बाद इनकी कुछ कंडीशन ऐसी हो गई है कि इनका फेस बहुत ग्लो, और उसके अलावा ग्लो तो ऑलरेडी था, रिंकल्स फ्री हो गए हैं। हमारे पास इसका प्रोसीजर क्या होता है, इसका प्रोसीजर 10 to 15 मिनट्स के लिए ही होता है, और उसके अलावा एक ट्रेंड हाईली प्रोफेशनल डर्माटोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट की रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब ये उनका काम होता है। आईएम इंजेक्शन लगाना होता है, ठीक है। उसके अलावा प्रिसाइज फाइन नीडल यूज की जाती है और डोज भी कुछ प्रिसाइजली मेजर की जाती है। अब ये वेरी करती है, एक तो कॉस्मेटिक प्रोसीजर में 20 to 50 यूनिट्स हो सकते हैं, और उसके अलावा जो थेरेप्यूटिक पर्पसेस हैं उस पर 400 यूनिट्स यूज किए जाते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसकी क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि हाइपर सेंसिटिविटी में इसको नहीं देना, उसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन में और ब्रेस्ट फीडिंग वाली लेडी में बिल्कुल भी नहीं देना, उसके अलावा न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है किसी को, उनमें तो बिल्कुल भी नहीं देना, क्योंकि उनके जो है आगे मसल वीकनेस है तो और वीकनेस हो जाएगी, तो कुछ ना कुछ माइस्थेनिया ग्रेविस में और एएलएस में जो है एक्सरसेबेटिंग वीकनेस हो सकती है। और उसके अलावा जो इंजेक्शन साइट जो है उस पर एक्टिव इन्फेक्शन हो सकता है, और उसके अलावा जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स लेते हैं उनमें टॉक्सिन इफेक्ट्स इनहेंस हो सकते हैं, तो इनमें भी कॉन्ट्राइंडिकेट है। अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? कॉमनली जो है इंजेक्शन साइट पे ब्रूजिंग, स्वेलिंग और पेन वो तो कॉमनली हो जाती है। अब रेयरली क्या हो सकता है कि मसल्स ओवर रिलैक्स हो गए, टॉसिस होगी, उसकी वजह से डिप्लोपिया हो सकता है और डिस्फेजिया हो सकता है, जो कि लेस लाइकली हो सकते हैं। इसके अलावा सिस्टमेटिक स्प्रेड है, मतलब रेस्पिरेटरी इश्यूज भी हो सकता है कि स्प्रेड कर जाए अगर आईवी के थ्रू दिया है। और उसके अलावा इसके लिए प्रॉपर टेक्निक और डोजिंग को जो है वो कैलकुलेट नहीं किया गया, जो कि लेस मोस्ट कॉमनली हो जाता है। तो जो अनप्रोफेशनल अगर ये प्रोसीजर करेंगे तो उनमें जो है वो पेशेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उनमें साइड इफेक्ट्स इसके हो सकते हैं। अब इसके आफ्टर केयर गाइडलाइंस क्या होती है? एक तो ये है कि हमारे पास 24 आवर्स तक इसको मसाज और इंजेक्शन साइट पे मसाज और रबिंग नहीं करनी होती, और 4 आवर्स के लिए पोस्ट इंजेक्शन, मतलब आफ्टर इंजेक्शन 4 आवर्स के लिए अपराइट रहना है और स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं करनी फॉर 24 to 48 आवर्स। ये नोट कर लें, लेकिन ये कुछ आफ्टर के गाइडलाइंस हैं जो कि हर एक के लिए जरूरी है। उसके अलावा साइड इफेक्ट्स को जो है इमीडिएटली रिपोर्ट करना है डॉक्टर को अगर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है। उसके अलावा जो है फॉलोअप अपॉइंटमेंट होती है फॉर टिपिकली 2 वीक्स फॉर आफ्टर, ताकि अब इसके कुछ की क्लिनिकल पॉइंट्स हैं जिसमें हमारे पास पेशेंट को सिलेक्ट करते हुए देखना होता है कि इसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है और उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, ठीक है। हम हर डॉक्टर को जब भी कोई वो पेशेंट सिलेक्ट करता है तो उसको उसकी मेडिकल हिस्ट्री हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पता होनी चाहिए। अब एक उसको एनाटॉमिकल नॉलेज होना चाहिए मसल्स का कि कहाँ पर प्रिसाइजली इंजेक्शन लगाना है, और डोजेस कैलकुलेट आती हो उसको कैलकुलेशन अच्छे से प्रिसाइज मेजर करे। उसके अलावा मॉनिटरिंग भी करे और एथिकल यूज करे, मतलब ओवर ट्रीटमेंट और अननेसेसरी कॉस्मेटिक प्रोसीजर से गुरेज करे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, कीप वॉचिंग ऑन माई चैनल। अगर आपको और लेक्चर्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि इस टॉपिक पे लेक्चर दे, लेकिन अभी मैं एनेस्थेटिक पर भी स्टार्ट करूंगी, लेकिन सबसे पहले एस्थेटिक हो जाए उसके बाद एनेस्थेटिक करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अल्लाह हाफिज।